दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल से रूठकर मायके आई बेटी को माँ कैसे समझाती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज सलोनी विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर रंभा दी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निठाल सी लेट गई। 1 महीने की गहमा-गहमी भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को अंदर में रंभा दी की बंद पलकें नाकाम थी। मन था कि आंसुओं से भीगकर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर रंभा दी ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता अपनी रूपासी चंचल पोती रंभा की थी। उसे वह गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में रंभा की शादी करवा दी। आशुतोष जी का पटना में फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब से ये सब छोटे ही थे तभी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद रंभा भी पटना आ गई। रिजल्ट निकलने के बाद उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला पटना में ही हो गया। आशुतोष जी और रंभा में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफ़ी अंतर था। जहाँ रंभा चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं आशुतोष जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते। फिर भी रंभा दी को कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियां, नई उमंगें, नई तरंगे। रंभा दी आज़ाद पक्षी की तरह मौज मस्ती में डूबी रहती। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। उन दिनों चाची सास आई हुई थी, फिर भी उनकी उच्च श्रृंखलता कायम थी। एक रात करीब 9 बजे रंभा फिल्म देखकर लौटी। आशुतोष जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर रंभा दी के घर न पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर बरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, रंभा दी ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए रंभा दी ने दूसरी कहानी गढ़ी। लौटते वक्त सीमा दीदी के यहाँ चली गई थी। सीमा दी आशुतोष जी के दोस्त की पत्नी थी, जो रंभा दी के कॉलेज में ही पढ़ती थी। आशुतोष जी गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास रंभा की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सीमा और अरुण अभी अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती है। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आशुतोष जी आप पे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने रंभा दी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज माँ तुल्य चाची के सामने उन्हें रंभा दी की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। रंभा दी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र उस पर, दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वह रात भर सुलगती रही। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे।
आशुतोष जी ने जरूर फ़ोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फ़ोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद रंभा दी ने माँ से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझाते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे, तब पता चलेगा। शायद अपने सुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थी। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। रंभा दी अपनी विंगत जिंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी जब अपनी नादानियाँ याद आती हैं तो अपने से ज़्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए परीक्षा देने पटना में दूर के एक मामा के यहाँ गई। वहाँ मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नज़रें उनके शरीर का ऐसा मुआयना करती कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गई। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वे दरवाज़ा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गई। माँ की अव्यावहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेगी, लेकिन वहाँ जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें रंभा दी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रंभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन रंभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए। ऐसे कब तक बैठी रहूँगी? बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? किसी चीज़ की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों में लिजलिजे एहसास से रंभा को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नज़रों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच फिर रंभा की दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रंभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रंभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद रंभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया रंभा ही थी। अब भाई की नज़र रंभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह रंभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से रंभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाए, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की जिंदगी बिता सके। आशुतोष जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उसकी जिंदगी में रंभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रंभा ने उन्हें फ़ोन मिलाया। हेलो हेलो, कौन? आशुतोष जी की आवाज़ सुनकर रंभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हेलो हेलो,
उन्होंने फिर पूछा, कौन? रंभा, हाँ कैसे हैं? उनकी दबी सी आवाज़ निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए जैसे रंभा अपने घर लौट गई। फिर साहिल पैदा हुआ और फिर सलोनी। रंभा दी मुंगेर के जिस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की विभागाध्यक्षा और प्राचार्या थी। 5 बज गए थे। साहिल गेट के पास खड़ा होकर सजावट वाले को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। मुझे देखकर वह हंसता हुआ बोला, शुक्र है मौसी आप आ गई। माँ अंदर बेचैन हुए जा रही थी। मैं हंसते हुए घर में दाखिल हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। मुझे देखते ही रंभा दी तुरंत मेरे पास आ गई। मैं ठगी सी उन्हें निहार रही थी। पीली बंधेज की साड़ी, पूरे हाथों में लाल चूड़ियाँ, पैरों में आलता, कानों में झुमके, गले में लटकी चैन और मांग में सिंदूर। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई।